Hi, welcome all. So this is lecture number 21 of the ongoing series Laws of Motion, that is for class 11th and for IIT JEE NEET. So जो आज बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो जो आज का ये लास्ट का लेक्चर होगा इस लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के बाद फाइनली ये एंड होने को आया है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे, यहाँ पे वही डिस्कस करने की ट्राई करते हैं जो कि आए हुए हैं पिछले एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से, तो सच दैट आपका एक रिविजन हो जाएगा एंड आपका एक रिदम बनेगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे वहां पे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reads 49 Newton when the lift is stationary. Okay, so what will be the reading of the spring balance if the lift moves downwards with an acceleration of 5 meter per second square? So अपना वीडियो पॉज कर ले, विद इन 1 मिनट आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो लेक्चर इससे पहले कराया हुआ है लिफ्ट वर्सेस मैन, उसी पे सारा क्वेश्चन बेस है, जेईई मेंस 2003 में आया हुआ है। तब तो ये AIEEE होता था, तो उसी का क्वेश्चन एक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आता रहता है आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में। सो आई विल आंसर हियर। ओके, सो पहले जो बात करनी है लिफ्ट की बात करनी है। लिफ्ट स्टैंडिंग है, रेस्ट पे है, दैट मीन्स लिफ्ट एट रेस्ट, पहली बात है, ठीक है, हैशटैग। तो यहां पे क्या होगा, जब लिफ्ट रेस्ट पे होगा नीचे लगेगा वेट mg, तो ऊपर लगेगा रिएक्शन, ठीक है। ओब्वियसली यहां इसने एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है, इसने अपना बैग यहां लटकाया हुआ है, तो बैग पे ये दिखा रहा हूं मैं mg, तो दैट मींस ये ओब्वियसली बैग पे भी लगेगा और रिएक्शन ऊपर स्प्रिंग को ऊपर की ओर लग रहा होगा। सो यहां पे क्या लगेगा, तो लिफ्ट रेस्ट पे है, दैट मींस नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, दैट मींस रिएक्शन इज इक्वल टू mg। सो रिएक्शन कितना है वहां पे 49 न्यूटन, जब स्प्रिंग, जब लिफ्ट रेस्ट पे है एट दैट टाइम, तो मैं लिखूंगा 49 इज इक्वल टू m और g होता है ओब्वियसली 9.8। तो वी कैन कैलकुलेट m इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय दिस 9.8 वुड कम हियर, ठीक है। तो यहां पे जब आप करोगे ये ओब्वियसली 10 होगा, तो ये 50 मान लो, 10 डिवाइड बाय 50 ये सिमिलर टू 5 आएगा, तो मीटर में सारा, तो यह मतलब 5 kg आएगा। तो जो बैग का मास है वो है 5 kg। ये क्या है, बैग का मास, मास ऑफ बैग, मास ऑफ बैग। तो अब बात क्या करनी है, अब देखो कि लिफ्ट जब मूव कर रहा होगा, अब यहां पे बात आ रही है, अब लिफ्ट मूव कर रहा होगा, लिफ्ट ए यहां mg नीचे होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे होगा, ठीक है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स बताओ क्या होगा। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है जब भी लिफ्ट मूव कर रहा होता है तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम लगेगा, तो आप न्यूटन्स लॉज को लगा नहीं सकते। लेकिन न्यूटन्स लॉज को लगाने के लिए एक जादुई तरीका है, एक फेक फोर्स है, वो होता है एफ सीडो, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे एक सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा हमको अगेंस्ट द एक्चुअल मोशन, उसको हम यूज करने के बाद हम न्यूटन्स लॉज को यूज कर सकते हैं। अब बताओ व्हाट इज द फोर्स, सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ, ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे mg नीचे है लेकिन f सीडो ऊपर है, उसको मैं लिखूंगा fp, फॉल्स फोर्स ऊपर की ओर, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओब्वियसली आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। आपको स्प्रिंग बैलेंस की ये रीडिंग निकालनी है, क्योंकि स्प्रिंग यहां लटका होगा, जब ऐसे बैग नीचे लटकेगा जो ऊपर वाला फोर्स होगा वही तो रीडिंग आएगी ना। ओब्वियसली ये जो एफ सीडो है ये ऊपर की ओर है, यहां पे रिएक्शन एक्ट करेगा ये, ठीक है ना। ये ओब्वियसली m कितना है 5, g कितना है 9.8 माइनस एफ, ये यहां जाएगा, ये मास इनटू एक्सेलरेशन यहां प्लस करके आ जाएगा। ओके, ओब्वियसली मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ सीडो, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा 5 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 10 प्लस मास कितना है 5 kg इंटू 5 इज इक्वल टू एफ सीडो। आप ये कैलकुलेट कर लें तो वो आपका एफ
सीडो आ जाएगा, दैट मीन्स वो आ जाए अब वो आपको आ जाएगा कि जो स्प्रिंग का रीडिंग है वो आपको इस तरीके से आ जाएगा। सो आप इसको कॉपी कर ले तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हो जाएंगे। ओके, तो आपने कॉपी कर लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। ओके, सो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। देखो यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन आप इस मोशन को कहते हो। सपोज मैंने एक पार्टिकल m1 को फेंका विद वेलोसिटी v1, दूसरे पार्ट m मास को फेंका m2 को विद वेलोसिटी v2। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है ना। ओके, दो पार्टिकल्स को मैंने एक साथ फेंका। हाँ, एक का वेलोसिटी v1 होगा, एक का वेलोसिटी v2 होगा। कब? यहाँ पे ही एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। तो फिर उसके बाद तो हाँ, दे कोलाइड एट टाइम t नॉट। सपोज यहाँ पे कोई टाइम t आ गया, यहाँ पे कोई टाइम t आ गया, यहाँ एक बॉल दूसरा बॉल, यहाँ एक बॉल ये दूसरा बॉल ये। ओके, तो यहां पे ये दोनों बॉल्स कोलाइड कर गई, ये दोनों बॉल्स कोलाइड कर गई एंड एट दैट टाइम, टाइम क्या था यहां पे? टी नॉट। एट दैट टाइम यहां पे टाइम था टी नॉट। फिर उसके बाद हाँ, देयर वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम एट टाइम t इज इक्वल टू 2 नॉट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनका वेलोसिटी, इन दोनों बॉल्स का वेलोसिटी, एक बॉल यहाँ आ गई है, एक बॉल वहां आ गई है, ये मास 1 है, ये मास 2 है, मास तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। इसका वेलोसिटी v1 डैश हो गया होगा और इसका वेलोसिटी v2 डैश हो गया होगा। तो बताओ फिर या कब? एट टाइम, यहाँ पे टाइम जो है वो है 2t नॉट। ओके, तो वाइल मूविंग इन एयर, अभी तो ये हवा में ही है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है हमने निकालना है इसका वैल्यू, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ऐसे माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, एरो एरो कर लेना, हाँ, अगर मैं यूज भी ना करूं। अगर आप इसको आंसर करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर करने की ट्राई कर लो। अगर नहीं आ रहा है तो उसके ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट्स कमजोर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का जरूरी फॉर्मूला नहीं है, कभी कभार वहां से दिया भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आप देखोगे, व्हाट इज mv हो गया, m इंटू वी होता है मोमेंटम। अगर ये बात होगी दिस इज फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी लास्ट की दी गई है, तो दिस वुड बी p फाइनल, दैट मीन्स मोमेंटम फाइनल। एंड ये जो है ये है p इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल का इसको हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो बट वी नो चेंज इन मोमेंटम उसको हम बोलते हैं dp, चेंज इन मोमेंटम को आप बोलते हो dp। सिमिलरली मैं यहां पे कर सकता हूं वी नो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt। सेकेंड लॉ ना बेटा, सेकेंड लॉ क्या बोलता है हमने कि जो फोर्स एक्सटर्नल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां पे मैंने ये कर दिया, तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे ये को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो F एक्सटर्नल इंटू dp इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू dt इज इक्वल टू dp। अब यहां बात करते हैं व्हाट इज F एक्सटर्नल? मास इंटू एक्सेलरेशन, बिकॉज F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ का और एक फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं, ये आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन मास क्या है? दो पार्टिकल्स का, m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन क्या है? a। लेकिन यहां पे अगर बात की जाए एक्सेलरेशन जो ये होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, बिकॉज ये एयर में है, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो तो ग्रेविटी की वजह से होगी। ऑब्वियसली ये g आ जाएगा इनटू व्हाट इज dt इज एक्चुअली चेंज इन टाइम। अगर बात की जाए यहां पे टाइम t2 नॉट है और इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो टाइम का चेंज क्या है? 2t नॉट माइनस 0, चेंज इन टाइम फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू dp। अब यहां देखेंगे m1 प्लस m2 इंटू g।
और 2T0 इज इक्वल टू dp। तो ये आपका आंसर हो गया, बिकॉज दिस वैल्यू dp इज एक्चुअली दिस वैल्यू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश माइनस ऑफ m1v1 प्लस m2v2, ये हो गया dp, बिकॉज pi माइनस pf हो गया चेंज इन मोमेंटम, इसी को बोलेंगे dp। तो मैंने सेकंड लॉ को यूज किया, तो मैंने dt को यहां ट्रांसफर किया, तो मुझे dp का वैल्यू मिला, फोर्स एक्सटर्नल इंटू dt, dt हो गया चेंज इन टाइम। तो आप कॉपी कर ले, तो मैं ये रब कर रहा हूं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, moving to the next question. Now, so look at this. We had the question number 3. तो जो आया हुआ है JEE मेंस 2005 में, तो एक स्मूथ ब्लॉक है, a smooth block is released at rest on a 45 degree incline. Obviously एक incline दिया गया है, अगर क्वेश्चन 3 के आंसर में देखा जाए, एक incline दिया गया है जो 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, एंड देन स्लाइड से डिस्टेंस d, एक ब्लॉक को मैंने यहां से छोड़ा हुआ है, यहां से छोड़ा हुआ है, और ये यहां पॉइंट से यहां तक का कोई सपोज डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का। हाँ, ये बात तो हो रही है। हाँ, अब बात करते हैं, इफ द टाइम टेकन टू स्लाइड ऑन रफ इंक्लाइन is n times as large to that to slide on smooth incline, तो obviously यहां तो दो स्लाइड्स की बात कर रहा है, एक है रफ स्लाइड, दूसरा है स्मूथ स्लाइड। चलो मैं मान लूं ये वाला है स्मूथ स्लाइड और ये वाला है रफ स्लाइड। सो फॉर रफ स्लाइड, तो जब बात होगी रफ स्लाइड की, यहां पे सपोज ब्लॉक m है, मास m है, इसका मास m है, ये है स्मूथ, तो यहां पे नो फ्रिक्शन। तो यू नो दैट व्हेनेवर द सरफेस इज स्मूथ, तो वहां पे फ्रिक्शन जीरो होता है, फ्रिक्शन होगा नहीं, और यहां पे फ्रिक्शन Fk होगा, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक मूव करेगा तो उसकी वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं होता है। एंड यू नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। तो मैं इन दोनों की अलग अलग कहानी लिखता हूं, ठीक है। चलो बात करते हैं इस पे, ठीक है। यहां पे ओके, तो मैं पहले यहां के फोर्सेस देखूंगा, तो ब्लॉक जो है ये सीधा नीचे आ जाएगा, ये 45 है, देखो ये यहां से इसका वेट यहां mg होगा, ठीक है, और यहां से इसका अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये होगा mg cos ऑफ 45। तो ऊपर में लगेगा रिएक्शन फोर्स, नीचे में लगेगा यहां से mg sin ऑफ 45 डिग्री। अब बताओ, अब ब्लॉक नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, ऑब्वियसली तो मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बात करो यहां पे, देखो तो फोर्स कौन है, mg sin 45, mg sin ऑफ 45, यहां पे रुक जाओ, इज इक्वल टू मास इंटू, मास नीचे आ जाएगा, या मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मास से ये मास गया, तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू g sin ऑफ 45 डिग्री। तो मैंने यहां पे देखा कि ये एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मैं यहां पे बात करूं, ये रफ है, यहां फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा F काइनेटिक, और अगर ये 45 डिग्री है ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहां से बॉडी पे यहां से ऐसे mg जाएगा, mg होगा, और यहां से ये थीटा बनेगा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, इससे पहले लेक्चर्स में आपने देखा है, ये होगा mg cos ऑफ थीटा, दैट मींस 45, ये बनेगा mg sin ऑफ 45 डिग्री। सो अब देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कौन है, एक तो आगे आ रहा है और एक तो पीछे जा रहा है, तो दैट मीन्स mg sin ऑफ 45 माइनस f के पीछे की ओर है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली यहाँ का एक्सेलरेशन और यहाँ का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, तो मैं इसको a डैश से लिखूंगा, तो वेक्टर लिखें, ठीक है, यहाँ वेक्टर, इसको a डैश, क्योंकि डिफरेंट एक्सेलरेशन होंगे ना, यहाँ स्मूथ है तो तेजी से झटके से नीचे आ जाएगा, यहाँ रफ है तो आहिस्ता आएगा, एक्सेलरेशन वुड बी डिफरेंट हियर, सो इसलिए मैंने a डैश कर दिया, ठीक है। आप सेम ना मानना इनको। अब देखो, बट वी नो, बट जो ये एफ के है वो क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन जो ये आर है यहाँ पे, वो तो ये
इसको बैलेंस कर रहा है, जितना ये r उतना ये mg cos 45 है, क्योंकि ना ये ब्लॉक ऊपर उठ रहा है ना इस प्लेन के अंदर जा रहा है, इंक्लाइन के अंदर जा रहा है। दैट मीन्स r इज इक्वल टू mg cos 45। तो मैं लिखूंगा इंप्लाइज mg साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस f की जगह म्यू, और इस r की जगह मैं लिखूं यहाँ पे mg cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां देखेंगे अब m से तीनों जगह गया। ठीक है, यहां g कॉमन। ठीक है, तो मैंने कॉमन निकाला, यहां बचा साइन ऑफ 45 माइनस म्यू cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, ये आया मेरा एक्सेलरेशन का ये वैल्यू। ठीक है, हाँ अब बात होगी। अब क्या करें हमको क्या निकालना है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ये भाई साहब निकालनी है हमने। दैट मीन्स हमने इसको और इसको कहीं से इक्वेट करना है, तभी जाके ये हमको डिफरेंट कुछ एक रिजल्ट देगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या करना है। सपोज फिर बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये सपोज ये डिस्टेंस d स्लाइड कर रहा है। मैं बोलूंगा हियर इन टाइम t, here in time t block slides distance d। ठीक है, और यहां पे क्या मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा here block slides distance d in n into t। Here n into t, ये देखो ये बोल रहा है ना, यहां से अगर आप यहां पे फोकस करेंगे n times as large as that to slide on smooth। अगर स्मूथ पे टाइम t लग रहा है तो यहां पे nt लगेगा। अरे समझ में आया बेटा? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, तो यहां पे निकालना पड़ेगा मुझे ऑब्वियसली डिस्टेंस t। ठीक है, तो वी नो तो कैसे निकालते हैं, वी नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बट यू नो दैट ये तो जीरो ये भाई साहब है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां जीरो है पहले। ठीक है ना, ये इनिशियल यहां ना, यहां ठीक है, रुका हुआ है ना पहले, फिर आप छोड़ेंगे उसको, तो ये जीरो है पहले। ठीक है, हाँ, तो s को माना मैंने d इज इक्वल टू, ये आया 1/2 ऑफ a t स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब यहां की बात करते हैं, तो यहां पे भी सिंपली u जीरो होगा, तो s क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a t स्क्वायर। लेकिन a की जगह a प्राइम, t की जगह n स्क्वायर t स्क्वायर। क्यों? बिकॉज यहां का टाइम जो है वो है n इंटू टी, तो n t का होल स्क्वायर जब आएगा वो आएगा n स्क्वायर t स्क्वायर। अब इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 1, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 2। आप ये कॉपी कर लें, मैं इसके बाद उसके बाद करूंगा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस तो किए हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं यहां से रब कर लेता हूं। हाँ बेटा, अब देखो वहां बात आती है, मैं करूंगा इसको और उसको डिवाइड, मैं बोलूंगा डिवाइड 1 and 2। वो क्या है, d डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ a डैश n स्क्वायर t स्क्वायर। सिंपली d से d गया, हाफ से हाफ गया, t स्क्वायर से t स्क्वायर गया। इंप्लाइज यहां बचा 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई n स्क्वायर a डैश स्क्वायर। सिंपली समझ में आया? तो ये क्या, ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां। दैट मीन्स इसको लिखो n स्क्वायर a डैश का स्क्वायर, यहां पे लिखने की जरूरत है नहीं। समझ में आ गया होगा? ओके, अब बात करते हैं इंप्लाइज ये जो ये a डैश है, ये तो आपको पता है ना, ये वैल्यू है, तो मैं उसको उसी की जगह लिखूंगा n स्क्वायर g साइन ऑफ 45 माइनस म्यू कॉस ऑफ 45। ठीक है, हाँ, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर है, नहीं इसका स्क्वायर है नहीं, सॉरी इसका स्क्वायर है नहीं, ठीक है, वो n स्क्वायर का था। इज इक्वल टू a तो वैल्यू ये है, मैं लिखूंगा g साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये g से ये g गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंप्लाइज n स्क्वायर साइन ऑफ 45 कितना होता है, याद तो मत करो अभी, ठीक है, मैं बताता हूं। ये n स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई आया n स्क्वायर साइन ऑफ 45, फिर माइनस म्यू n स्क्वायर कॉस ऑफ 45, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 45।
ओके, साइन ऑफ 45 ये म्यू निकालना है, ये वहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, इम्प्लाइज एन स्क्वायर साइन ऑफ 45, ये यहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर कॉस ऑफ 45, ये यहां लिया मैंने और ये इसको वहां ले लिया मैंने। तो आप देखो साइन 45 कॉमन है, तो मैं क्या करूं, इम्प्लाइज, तो ये रब कर लेते हैं नीचे वाला, ठीक है। हाँ बेटा, तो एन स्क्वायर ये एज इट इज साइन थीटा, सॉरी साइन 45 को कॉमन निकाला, दोनों साइड पे है, ठीक है। यहाँ एन स्क्वायर बचा, यहाँ -1 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर, ये cos 45 यहाँ जाएगा डिवाइड में, मैंने यहाँ पे लिख लिया cos 45, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर भी यहाँ डिवाइड ले आओ, कोई मसला नहीं है। तो यहां बचा म्यू, निकला ना म्यू, व्हाट इज दिस, साइन बाई कॉस हो गया tan, इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, इसको इससे डिवाइड, फिर इसको इससे डिवाइड, तो दैट मीन्स ये बचा 1 - 1 बाई एन ऑफ स्क्वायर, तो tan 45 इज 1, इसकी जगह 1 कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा सवाल आंसर में आएगा म्यू इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 - 1 बाई एन ऑफ स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आईआईटी में कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, ठीक है ना ये, तो आप ये कॉपी कर ले। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हाँ, तो अब बाकी क्वेश्चंस भी जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या चलो पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, मेरी जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते हैं। तो जो बॉडी है, द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, तो आंसर में लिखेंगे यहाँ पे, तो फोर्स क्या है मेरा, वो है कंपोनेंट फॉर्म में 6 आई कैप एक्स डायरेक्शन में 6 कंपोनेंट 6 यूनिट्स है, और -j कैप में दैट इज नेगेटिव y एक्सिस में 8 यूनिट्स है, प्लस और z डायरेक्शन में 8 यूनिट्स है। तो यूनिट वेक्टर्स आप वेक्टर्स में पढ़ चुके होंगे कि ये यूनिट वेक्टर्स कैसे काम करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब आपको बोला गया है मास के बारे में, तो वही नो हमको क्या पता है, एक्सेलरेशन किसके बारे में क्या होती है, फोर्स अपॉन मास, ऑब्वियसली, ठीक है। या तो ये यहां ले जाओ, ये यहां ले जाओ, तो इंप्लाइज मास इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन 1 यूनिट है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये क्या है, फोर्स क्या है ये, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड फोर्स का लेना है, बिकॉज मास तो मैग्नीट्यूड में होता है, डायरेक्शन के साथ मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लूंगा। मैग्नीट्यूड कैसे लूंगा, ऐसे करके 6 का स्क्वायर, फिर प्लस इसका ये माइनस है तो -8 का स्क्वायर, प्लस ये 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। तो इंप्लाइज मास इज इक्वल टू 36 64 प्लस 100, तो 164, तो वो 70 30 200, दैट मीन्स रूट ऑफ 200। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 × 10 100 × 2√2, वो आ जाएगा, हाँ, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 100 × 2 ऐसे करके, और इसको मैं लिखूंगा 10 स्क्वायर × 2, ये चला जाएगा बाहर रूट से, तो 10√2, ये आंसर, ठीक है। ये तो ये दैट मीन्स मास कितना आया, 10√2 kg, 10√2 kg। जल्दी से कॉपी कर ले तो मैं ये रब कर दूं, हाँ, पॉज कर ले और फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश भी कर लें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है ना। ये समझाता हूं मैं पहले क्या है ये, तो ये रब कर लेता हूं मैं। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो, ये समझ लो आप, जो वो वॉलीबॉल का वो नेट लगा होता है आगे, जिसके ऊपर से बॉल लेनी पड़ती है, सेम, या फुटबॉल का जो नेट लगा होता है ना, फुटबॉल पोस्ट के पीछे, वो नेट मान लो आप, ठीक है। उसी के जो वो स्ट्रिंग्स है, रोप्स है, उसको ऐसे खींचा गया है, ठीक है। जो सेक्शन ए बी है, ये वाला सेक्शन ए बी है, उसको स्ट्रेच किया गया है। मैंने उसको ऐसे ही खींचा, यहां से उसको ऐसे एक फोर्स मारा मैंने, उसको खींचा मैंने, ठीक है। जो ही मैंने खींचा तो यहां पे क्या आ गया, तो इन सेक्शंस में जो ये BC सेक्शन है और ये BH सेक्शन है, इनमें ओब्वियसली एक फोर्स फील होगा ना। तो रस्सी है तो फोर्स क्या फील होगा, टेंशन वाला फोर्स, ठीक है। तो यहां पे टेंशन होगा इनको, ठीक है ना। ये तो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, देखो ये यहां पे B सेक्शन है, तो यहां से क्या है ये H, और यहां से क्या है
यहाँ से C है। तो जो ही मैंने फोर्स मारा नीचे की ओर, जो ही मैंने फोर्स मारा नीचे की ओर, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे टेंशन 1 आ जाएगा और इसको टेंशन 2 फील हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, ये वाला एंगल हो गया ऑब्वियसली 120 डिग्री, ये वाला भी 120 डिग्री। लेकिन अगर आप ये एंगल की बात करोगे, अगर ये तो 90 आ गया ना, तो ये ऑब्वियसली 30 आ जाएगा। ठीक है ना, ये बिकॉज ये सारा 120 माइनस 19, ये तो 90 है, सिमिलरली ये भी 30 आ जाएगा। समझ में आ गया ना यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे ऐसे बैलेंस होगा। टेंशन का यहाँ से कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? T2 cos ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ से आएगा T2 sin ऑफ 30 डिग्री। और सिमिलरली यहाँ से टेंशन का यहाँ से कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? T1 cos ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ से कौन सा आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा T2 sin ऑफ 30 डिग्री। सिमिलरली आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हमने, मैं बैलेंस कर लूंगा, बैलेंस फोर्सेस। नीचे वाला ऊपर वाले को बैलेंस कर लेगा तो काट देगा, तो साइड वाले हॉरिजॉन्टल वाले, ठीक है, आपस में बैलेंस कर लेंगे। दैट मीन्स T1 cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 गया, दैट मीन्स टेंशन 1 किसके बराबर होगा? टेंशन 2 के बराबर। जरा ऑप्शंस चेक कर लो, देखो क्या ये वाला टेंशन 1 और टेंशन 2 सेम है? नहीं, ये गलत, ये नहीं, ये लग रहा है मुझे ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इज योर आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन से भी चेक किया कर लो कि कभी कभार आपके ऑप्शंस में दिया गया, अब इसके बाद करनी टेंशन कैसे निकालते, इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक है ना, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, हाँ जी, सॉरी दिस इज टेंशन 1 हियर। हाँ, इसको कॉपी कर ले तो हो गया ये। बस फोर्सेस को बैलेंस कर लो, लेफ्ट वाले लेफ्ट से, ऊपर वाले नीचे के साथ, और राइट वाला राइट के लेफ्ट के साथ, बस उतना काम करना है। बाकी तो इजी है ना काम, बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बाकी तो होता रहेगा ये। ओके, मैं ये रब कर लेता हूँ। हाँ बेटा, ये हो गया। ठीक है, हाँ जी, चलो अब हमको ये वाला क्वेश्चन करना है। चलो अब हम यहाँ ही से कर लेते हैं वो। अब देखो हमारे पास क्या है, एक मंकी है, वो एक A monkey is descending from a branch of a tree। एक पेड़ के वो टहनी से वो डिसेंड हो रहा है, नीचे आ रहा है विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, आहिस्ता एक ही एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 75%। देखो पहले मैं आपको सिखाता हूं। देखो अगर ये एक ब्रांच है, यहाँ पे मंकी है, यहाँ पे मंकी है, इसने ऐसे पकड़ा हुआ है रस्सी को। ठीक है ना, ये मंकी का वेट m है, नीचे लगेगा mg। ठीक है ना, ये नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा रिएक्शन, अरे लगेगा ना रिएक्शन। ठीक है, लेकिन जो यहां का रिएक्शन होगा वो होगा, ये तो रोप है, टहनी है, ब्रांच है, तो रस्सी है, तो ऊपर लगेगा टेंशन। ठीक है ना, ऊपर लगेगा टेंशन। ठीक है बेटा, अब बताओ आंसर में इसके। अब देखो गिवन क्या दिया है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। अब देखो इफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ is 75%, अगर ऑफ वेट ऑफ द मंकी, अगर मंकी के वेट का 75% इस रस्सी पे आ गया वो, ठीक है, उससे ज्यादा, तो रस्सी ये ब्रांच टूट जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट मीन्स जो टेंशन है वो है 75% ऑफ वेट ऑफ मंकी, दैट मीन्स mg। ये आपको समझ में आना चाहिए ये क्या बोल रहे हैं। आपने ये पता कर दिया तो बात हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें। टेंशन 75% ऑफ वेट है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से 75% ऑफ वेट ऑफ मंकी। बस यहां पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को रिलेट कर रहा है टेंशन के साथ, बस उतना करना है आपने। तो यहां पे आप देखो खूबसूरती क्या है, तो टेंशन इज इक्वल टू 75% ऑफ mg। तो आप फोर्स लगाओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस न्यूटन का सेकंड लॉ। फोर्स कौन कौन है, mg, नीचे रहा है तो ये ज्यादा होगा, तो mg ऊपर की ओर टेंशन माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये टेंशन को मैं यहां ले लूं mg, ये ma को यहां ले लो, ठीक है, फिर m कॉमन, यहां a आ जाएगा इज इक्वल टू टेंशन, लेकिन mg माइनस a इज इक्वल टू टेंशन। व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज 75% ऑफ mg। ठीक है, m से m गया। अब मैं यहां से कर लेता हूं ये। ओके देखो बेटा, यहां देखो वहां बचा g माइनस a इज इक्वल टू 75% की जगह में लिखता हूं ना 1/100। अरे लिखते हैं ना, बचपन में आपने पढ़ा होता है ऑफ mg, ऑफ का मतलब इनटू g, फिर यहां
ठीक है, इस जी को यहां ले सकते हैं हम। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है विद विच द मंकी कैन स्लाइड द मिनिमम एक्सेलरेशन। आपको ये एक्सेलरेशन मिनिमम निकालना है। तो यहां बचा g माइनस ए इज इक्वल टू 75 g डिवाइडेड बाई 100। ये यहां तो इंप्लाइज g माइनस 75 g डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये हो गया मिनिमम, सबसे ज्यादा कमस्ट कम एक्सेलरेशन। ये यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बना 100 जी से मैं 75 जी गया, वहां बचा 25 जी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू ए मिनिमम। यहां से 25 1 तो 4 तो जी बाई 4, ये बना जी डिवाइडेड बाई 4। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर नीट में, इससे पहले आई थिंक 2018 या 2017 में आ चुका है। ये पूरा मुझे तो पता नहीं है, मैंने देख लिया था, ठीक है। तो 17 या 16 में आ चुका है ये, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस ये पता करना था कि ये भाई सब टेंशन है, ठीक है। ये टेंशन पता कर दिया, तुम लोग खुद क्वेश्चन को ही टेंशन दे दोगे, ठीक है। हो गया, बात खत्म, इसमें करना ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चंस। अब देखा आपने लेवल क्या आती है नीट एग्जामिनेशंस में। ओके, तो आप ये कॉपी कर लें। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो नीट 2014 में आ चुका है और 2018 में भी दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है एक पार्टिकल पे जिसका मास m है, इज शोन इन फोर्स टाइम, और उसका सारा हालत यहाँ दिखाया गया है। देखो पहले फोर्स टाइम के साथ साथ फोर्स, ये टाइम की एक्सीज है, ये वाली टाइम के साथ साथ फोर्स बढ़ रहा है, फिर अचानक से वो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, फिर कांस्टेंट उसी डायरेक्शन में लग रहा है, फिर वापस से वो 0 हो रहा है एट टाइम 4 सेकंड पे, फिर अचानक से वो 3 यूनिट्स बढ़ रहा है, फिर लीनियर मोशन एक कांस्टेंट फोर्स बढ़ रहा है बराबर यहाँ तक, फिर अचानक से वापस 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले फोर्स को तो बोला गया है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया dp, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स p में चेंज। आप इसको कैसे कर सकते हो, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है, देखो f इज इक्वल टू dp बाई dt। तो आप निकालते चेंज, लेकिन f के कोई पर्टिकुलर वैल्यूज तो है नहीं, f के कोई पर्टिकुलर वैल्यूज तो है नहीं। लेकिन आपको मैं एक यहाँ पे एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि आपको एरिया निकालना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ओवर टाइम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर टाइम। मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ से, सपोज ये है एक स्क्वायर, आपको मैं इसका एरिया बताऊंगा, आप बोलोगे इसका साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। ऑब्वियसली नॉर्मल सी चीज है, ये साइड एक है और ये दूसरा साइड है, दो साइड्स का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एरिया निकलता है। सिमिलरली अगर आप ये साइड को इस साइड के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आपको एरिया निकलेगा? अरे निकलेगा ना, ऑब्वियसली निकलेगा। एक फील जैसा आ जाता है। तो मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं, मैं लिखूं dp इज इक्वल टू f इंटू डी टी, f इंटू डी टी। लेकिन फ्रॉम फिगर अगर मैं देखूं जो चेंज इन मोमेंटम है ये f इंटू डी टी, f तो ये है, dt तो ये टाइम का इंटरवल है, दिस इंटू दिस वैसी की तरह ये एरिया बनेगा। तो दैट मीन्स dp इज इक्वल टू एरिया अंडर ft करो, एरिया अंडर ft करो। तो ऑब्वियसली हो गया ये, आपको बस एरिया निकालना है। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू कैसे निकाला जाएगा ये, हाँ देखो बेटा, हाँ जी। तो यहाँ पे एरिया क्या क्या है, ये है ट्रायंगल, ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा ए, इसको मैं बोलूंगा बी, इसको मानेंगे सी। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, फिर ये नीचे माइनस होगा, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर बी, फिर वापस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, ठीक है। सिंपली क्या होता है एरिया ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हाफ बेस होगी ये, अल्टीट्यूड हो गया ये। बेस यहां से यहां तक कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट्स। अल्टीट्यूड कितना है, 6 यूनिट्स, माइनस इसका एरिया साइड इंटू साइड, ये साइड और ये साइड, या ये तो ये मान लो, चलो ये मानते हैं, ये यहां से यहां तक कितना है, ये 2 है, ये 4 है, 4 माइनस 2 तो 2, तो 2 इंटू ये कितना है, 3। समझ में आया ये, ओके। प्लस एरिया ऑफ सी, दैट मीन्स इसका दिस इंटू दिस, ये कितना है यहां तक
3 और ये कितना है 4 है ना, 4 और 8 बीच में 4 आ रहे हैं ना, तो दैट मीन्स 3 × 4, ये 2 से ये 2 गया, वहां बचे 6 माइनस 6 प्लस 12, ये से ये गया इज इक्वल टू 12 यूनिट्स सिंपली। तो अब इसका यूनिट लिख लेना, मोमेंटम का लिखना है तो ऑब्वियसली क्या आएंगे, मोमेंटम के ही यूनिट्स तो आएंगे, क्या आएगा kg मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या होगा kg मीटर पर सेकंड सिंपली। हाँ हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो आप ये कॉपी कर लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को समझ ले, फिर देख ले कि क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा, तो चलो मैं कर लेता हूं अब इसको। ओके, आंसर में फॉर एग्जाम्पल ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge, obviously you know that wedge शायद ये होता है, आपको सबको पता है, wedge तो ये हो गया, ठीक है। वेज का नाम ABC, वेज का नाम ABC, चलो मान लिया मैंने ABC नाम है, 90 डिग्री यहाँ पे, ओके। तो बोला गया है एट एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा, उसको एक थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया गया है, हाँ वो भी मान लिया मैंने। तो वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन A, ठीक है ना, ये तो वेज को यहां धक्का दे दिया गया है यहां की ओर, ठीक है। तो आप खुद को अब एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो इस पे प्लेस किया गया है, ठीक है ना। तो आप इस ब्लॉक की जगह आप खुद को यहां मान लो, तो आप पे एक फोर्स नीचे mg लगेगा, ठीक है ना ये, तो यहां की ओर आपको रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे जो बाकी फोर्सेस होंगे वो कौन कौन से फोर्स होंगे, ओब्वियसली एक फोर्स यहाँ से लगेगा, दूसरा फोर्स यहाँ से लगेगा, अगर ये थीटा है तो ओब्वियसली ये भी थीटा होगा, ठीक है बेटा, ये भी थीटा होगा। तो मैं क्या कर लूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोल लूँ यहाँ से होगा mg, सॉरी, तो मैं ज़रा यहाँ चेक कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ से नीचे mg है ना, mg यहाँ से थीटा है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से और एक लाइन थी ये, ठीक है। मुझे ये पता करना है, ये पता करना है, ये कितना, ये ऑब्वियसली थीटा नहीं होगा, ये थीटा होता है, देखो कैसे, ये 90, सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो दिस प्लस दिस x, ठीक है, x प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, यही निकालना है, 90 को वहां ले जाओ तो 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये जो ये है ये बना 90 माइनस थीटा। तो अब अगर आप यहां देखोगे ये सारा एंगल तो 90 है, अगर ये सारा 90 है, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होना चाहिए ना। अब प्लस कर लो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा और थीटा गया, वहां बचा 90, दैट मीन्स ये सारा 90 होगा, तो ये थीटा होना पड़ेगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे ये थीटा है, समझ में आया। तो यहाँ से थीटा है तो यहाँ से लगेगा mg cos ऑफ थीटा, यहाँ से लगेगा mg sin ऑफ थीटा। ओके बेटा, आप ये कॉपी कर लें, ठीक है ना। तो समझ में आया, जरा आप इसके बाद ट्राई कर ले खुद से। हाँ जी, तो उसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो, ये जो रिएक्शन यहाँ से लग रहा है, अगर मैं इसको एक फोर्स यहाँ से देखूंगा, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो अगर रिएक्शन को यहाँ से फोर्स है तो ये हो गया ना r cos थीटा, और यहाँ से जो लगेगा वो होगा r sin ऑफ थीटा। अब देखो, चलो मैं ये यहाँ से कर लेता हूँ अब, ठीक है। हाँ देखो बेटा, अब क्या कर ले यहाँ पे, अब फोर्सेस देखो तुम, अब कौन नीचे लग रहा है और कौन ऊपर लग रहा है, कौन यहाँ से लग रहे हैं, कौन बाएं से लग रहे हैं, ठीक है बेटा। तो वहां वो वाले फोर्सेस देखेंगे, ठीक। तो ये देखो, अगर हॉरिजॉन्टली बात की जाए तो वर्टिकली बात की जाए r cos थीटा और mg आपस में बराबर है। ये r cos थीटा वर्टिकल फोर्स है, mg भी वर्टिकल में है, यहां से r sin थीटा हॉरिजॉन्टल है। लेकिन जो ही अब खुद को अपने आप को यहां पे बैठ के दिखाओ, और आप यहां बैठे हुए हो, ठीक है, ये आप स्लाइड भी कर सकते हो यहां पे, लेकिन किसी ने आप इस वेज पे लात मार दी तो आपको एक फोर्स फील लगता है कि अगर आपने यहां की ओर एक्सेलरेशन, आपको यहां की ओर एक्सेलरेशन दी गई है तो आपको एक फोर्स पीछे की ओर लग रहा होता है, जिसको आप बोलते हो एप्सिडो फोर्स, बिकॉज यहाँ पे ये ब्लॉक एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एट दैट टाइम यू हैव टू यूज सीडो फोर्स, तो वो पीछे की ओर होगा। तो अब बात
करते हैं, मैं बोलूंगा बैलेंस वर्टिकल फोर्स। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द एज, अगर आप यहीं पे बैठना चाहते हो तो ना आप यहाँ का फोर्स यहाँ के बराबर होना चाहिए, नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स के बराबर होना चाहिए। जब फोर्सेस बैलेंस होंगे, हर टाइप पे इक्वली खींच रहे होंगे आपको, एट दैट टाइम आप एक ही जगह पे स्टेशनरी रहोगे, ठीक है ना। ओके, तो मैं बोलूंगा बैलेंस वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन है? नीचे mg है, ऊपर r cos थीटा है, दैट मीन्स r cos थीटा इज इक्वल टू mg। हो गया इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं बोलूंगा बैलेंस वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन है? ये वाला उधर के बराबर, दैट मीन्स वो क्या है? r साइन थीटा किसके बराबर? एफ सीडो, ठीक है ना। ये तो रिलेशन किस किस के बीच में डालनी है? आर और थीटा के बीच में, सॉरी एक्सेलरेशन और थीटा के बीच में। चलो ये मान लिया मैंने, ये क्या हो गया? इक्वेशन 2। मैं बोलूं दोनों में डिवाइड कर दूं, ठीक है ना। ये डिवाइड 2/1 वो आया r cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी cos नहीं साइन, क्योंकि मैंने 2 को 1 से किया, क्योंकि मैं tan में लाना चाहता था इसलिए, अदरवाइज मैं 1 को 2 से भी करता, कोई मसला नहीं। और cos ऑफ थीटा इज इक्वल, ठीक है, यहाँ एफ सीडो डिवाइडेड बाई mg, ठीक है। ये r से r गया, दैट मीन्स थीटा इज, ये बना tan थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा आया tan थीटा, ये बना fp डिवाइडेड बाई mg। तो आपको किस में लाना था? एक्सेलरेशन और ये, लेकिन व्हाट इज सीडो फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया ना ये? तो यहाँ पे इंप्लाइज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय m ऑफ g। m से m गया तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे बचा tan थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई g, तो दैट मीन्स ये बना आपका रिलेशन थीटा और a के बीच में। आप इस थीटा को यहाँ ले आ सकते हो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन g, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अगर ऑप्शंस में ये प्रेजेंट होगा तो ये कर देना, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये कर देना, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये लिख देना, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो ऑब्वियसली ये वाला तो लेक्चर नहीं होगा, आज का जो टॉपिक है यही एंड होता है, आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। दैट मीन्स आपका लॉज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप ये वीडियोस पढ़ के आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट एक सेट है। आप बोर्ड कर रहे हो, बोर्ड्स इसमें है, 11th बोर्ड्स में हो, आप ये नोट्स पढ़ लो, कोई मसला नहीं, लेक्चर पढ़ लो, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो या IIT की प्रिपरेशन कर लो, अच्छा खासा कंटेंट दिया गया है, आपको फील होगा तो आप खुद से कर ले। तो और ज़्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस ट्राई करनी है। इन क्वेश्चंस को ही आप बोलोगे इनसे ही हो जाएगा, उतना मैं आपको गारंटी दूंगा इनसे नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। आपको अगर नीट या IIT JEE के लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है ना। और फॉर्मूला जो रटनी है वो वहाँ पे रट लो, जहाँ पे आप डिराइव करना चाह रहे हो वहाँ पे डिराइव कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए स्टफ के साथ। ओब्वियसली आई होप कि मैं मैथमेटिकल फिजिक्स ले आऊँगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहे, आबाद रहे और पढ़ते रहे।